अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रूही बानो है। मैं पिछले 12 साल से DHQ हॉस्पिटल गुजरावाला में एज अ गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम काम करने के दौरान जो मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना वो अताई डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। जिस तरह से वो हमारे पास जिस हालत में वो आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता है उनको। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अगर अपनी थोड़ी सी छोटी सी एक काविश के साथ एक अच्छा सेटअप उन लोगों के लिए बना लूँ जो नहीं जाना चाहते हैं सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही मैंने बनाया है कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन उनका डिमांड है कि हमें अच्छी सहूलत भी मिल जाए। जो मैं मरीज़ों से सुनती हूँ ना, मरीज़ कहते हैं ये गायनोकोलॉजिस्ट है ना बोलती नहीं अच्छा है। तो जब मैं ये बात सुनती हूँ ना, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो बस मेरा एक मोटिव ये भी है कि मैंने अपने पेशेंट्स की बात सुननी है और उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, अच्छा सा उनसे बोलना है कि वो मेरे पास आएँ तो उनको कुछ अच्छा फ़ील हो। ये ना हो मेडिसिन तो कोई भी दे देगा, कोई मेडिकल स्टोर वाला भी दे देगा, कोई भी दे देगा, लेकिन एक एज अ डॉक्टर मेरा ये फ़र्ज़ है कि उनकी तकलीफ़ को थोड़ा सा कम कर सकूं। अगर वो मेरे बोलने से कम हो जाती है ना, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। अताई डॉक्टर और क्वालिफ़ाइड डॉक्टर में क्या डिफरेंस है? क्वालिफ़ाइड डॉक्टर ज़ाहिर है पहले FSC करता है, फिर 5 साल का MBBS, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करता है। और अताई डॉक्टर वो जो एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर बन जाता है। बहुत सारे केसेस तो समझें कि वो तुक्के के तौर पे उनके चल जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें तुक्का नहीं चलता है, जिसमें पेशेंट को एक क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको ले के चल सके। तो उस सूरत में हमें देख लेना चाहिए कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है या अताई डॉक्टर है। लेकिन हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि आया ये वाकई में डॉक्टर है या अताई डॉक्टर है। बस जिसने भी अपने साथ नाम के साथ डॉक्टर लगा दिया उसके लिए डॉक्टर बन गया। अताई डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ों को ना रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे पेशेंट एक कोई अनीमिया के साथ ही है पेशेंट, तो वैसे तो चाहे वो आयरन के ड्रिप्स उनको लगाते रहें, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होगा कि अनीमिया का कॉज क्या है। आया उनमें कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है जिसकी वजह से उसका अनीमिया चल रहा है। अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट थैलीसीमिया का है और हम उसे आयरन पे आयरन लगाते जा रहे हैं, तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन के साथ उसकी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है वो उसकी कंडीशन देखेगा, उसको देख के उसके हिसाब से उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। लेकिन जो अताई डॉक्टर है उसने तो देखना, एक्सपीरियंस देखना, अच्छा मैंने इसको ये लिखते देखा है, उसने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा था, सारे ही मरीज़ इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर एक की बॉडी दूसरी से डिफरेंट बनाई है। अफोर्डेबिलिटी का लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है। अफोर्डेबिलिटी की वजह से भी लोग नहीं जा पाते हैं किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। बहुत सारी जगहों पे क्वालिफाइड डॉक्टर की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है कि उनको, और पेशेंट की इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि वो उनको अफोर्ड कर सकें। आप मेरे पास आ जाएं, मैं चेक कर लूँगी, लेकिन कोशिश यही होगी कि मैं आपको मशवरा ठीक दूँ। सबसे पहले तो जब एक औरत को हमल ठहर जाता है तो उसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना चाहिए, ये देखने के लिए कि आया प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है, ठीक जगह पर है या नहीं है। उसके बाद जब पेशेंट बुकिंग पे आ जाता है तो उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट अनीमिक तो नहीं है। अनीमिक का मतलब कि उसमें ब्लड कम तो नहीं है, HB जिसको आम ज़ुबान में हम ब्लड कह देते हैं। पेशेंट्स यही कहते हैं कि मेरे में ब्लड की कमी हो गई है, तो मतलब उसमें हम HB ही देख रहे होते हैं कि पेशेंट की HB ठीक से आ रही है, वो तो नहीं कम है। अगर कम आ जाती है तो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट उसको उसके कि किस वजह से इसकी HB कम हुई है उस लिहाज से उसको फिर आगे ट्रीटमेंट करेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो उसके लिए मेडिसिन ले रही हैं या नहीं ले रही। ब्लड प्रेशर किन लोगों में ज़्यादा होता है? ब्लड प्रेशर आमतौर पे उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी
फैमिली हिस्ट्री है, जिनके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में रिस्क होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का। या कुछ पेशेंट्स, कुछ लड़कियां आती हैं बहुत अर्ली एज में, उनकी शादी हो जाती है, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क होता है। या प्रेगनेंसी लेट एज में जाके हो रही है, 40s के बाद हो रही है, तो उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इन लोगों को अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए, और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखने के लिए ज़ाहिर है उनको गायनाकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, ताकि गायनाकोलॉजिस्ट उनके आगे ट्रीटमेंट कर सकें। तीसरा इशू जिसका ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी में, शुगर। पेशेंट्स ऐसे ही जैसे ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होती है फैमिली में, ख़ानदान में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, इसी तरह से शुगर की भी फैमिली हिस्ट्री होती है। ख़ानदान में शुगर जिनको होती है ना, उनमें रिस्क होता है कि आगे उन फीमेल्स में, उन औरतों में भी शुगर हो जाए। और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, या कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं कि उनको PCOS है, उनमें आगे प्रेगनेंसी में जाके शुगर होने का ख़तरा होता है। इनफर्टिलिटी में एक तो फीमेल का पार्ट है, दूसरा मेल का पार्ट है। ठीक है, मेल के पार्ट को तो चलो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो जो मेल का डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट है, वही उसको डिस्कस करेगा। फीमेल की तरफ आते हैं तो फीमेल में जैसे PCOS बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे माशरे में। PCOS एक बहुत बड़ा कॉज हो गया है। ऐसा नहीं है कि PCOS वाले पेशेंट कंसीव ही नहीं कर सकते हैं, कंसीव करते हैं, उनको प्रेगनेंसी होती है, लेकिन उनको प्रेगनेंसी होने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इन्फेक्शन। पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाती हैं, उनकी अंदर एक बच्चादानी के बाद ट्यूब्स उनकी इन्फेक्टेड हुई होती है, जिसकी वजह से ना तो स्पर्म आगे ट्रांसफ़र हो पाता है, अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो वो अपनी जगह पे इम्प्लांट नहीं होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी अपनी जगह पे नहीं आ पाती है। इनके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, पेशेंट को कोई थायराइड का मसला हो सकता है, कोई प्रोलैक्टिन उनका ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कोई जेनेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं। जेनेटिक इश्यूज़ मतलब उनकी हो सकता है उनकी बच्चेदानी ना ठीक बनी हो सकता है उनके ट्यूब्स ना ठीक बनी हो, या अंडेदानियाँ ना ठीक बनी हो, इनमें कोई इशू हो। पेशेंट की एज क्या है, आया वो इस एज रिप्रोडक्टिव एज में है भी है या नहीं भी है, ये भी एक कॉज होता है कि इतना अरसा पहले पेशेंट इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, फिर वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, फिर डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। और इस तरह के पेशेंट को ये भी एकदम से कह देना जी आप तो कंसीव ही नहीं कर सकते, आपको हमल ही नहीं हो सकता, ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करते हैं हमारे लोग, सारा दिन सोए रहते हैं, सारी रात जागते रहते हैं, आपका बॉडी का सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल साइकिल्स बनाए हुए ना हार्मोन्स रिलीज़ होने के, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, हम अपनी बॉडी को सारा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जिन पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, हमल नहीं ठहर रहा होता, तो उनमें कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है। ऐसे ही एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आई है, उसको नहीं पता था कि उसको डायबिटीज़ है, उसको प्रेगनेंसी ठहर जाती थी लेकिन मिसकैरेज हो जाता था। उसने कभी अपनी रिपोर्ट्स करवाई ही नहीं थी। जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई तो पहली ही रिपोर्ट्स में उसको डायबिटीज़ आ गई है। जैसे ही हमने उनकी डायबिटीज़ को ट्रीट किया है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है, उसकी माशाल्लाह प्रेगनेंसी भी ठहरी है, प्रेगनेंसी अपने टाइम उसने पूरा भी किया और उसको बच्चा भी उसका पैदा हुआ है माशाल्लाह। ऐसे ही है कि अगर छोटे छोटे कॉजेज़ को हम रूल आउट करके चले ना, तो हो जाती है प्रेगनेंसी, लेकिन सही गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो। आते ही किसी को भी हमल की दवाई नहीं दी जा सकती जब तक हम पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेके उसमें से उसके कॉजेज़ को रूल आउट नहीं कर लेते हैं, तो कैसे किसी को दवाई दी जा सकती है। पहले पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी लैब्स करवाएंगे, उसके कॉज को पहले हम निकालेंगे कि किस वजह से इसको हमल नहीं ठहर रहा है, उस कॉज को ट्रीट करेंगे तो फिर दवाई देंगे ना। ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि आते ही पेशेंट को बस हमल की दवाई दे दें, ये कोई जादू थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। सालों साल ख़वातीन जो दवाइयाँ खाती हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि वो दवाई किस चीज़ की खा रही हैं। ना खाने वालों को पता होता है, ना देने वालों को पता, जिनमें सालों साल खाते हैं। जो गायनाकोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, वो कभी भी सालों साल किसी पेशेंट को दवाइयाँ नहीं देती हैं। ये जो आम क्लिनिक्स में या गायनाकोलॉजिस्ट दे सकती हैं दवाइयाँ, वो कोशिश करती हैं कि 6 मंथ्स के लिए ओवुलेशन इंडक्शन देती हैं, उसके बाद वो उसको एक वक्फ़ा देती हैं
कि उसके हार्मोन सारा कुछ अपने लेवल पे आ जाए। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, क्यों नहीं हो रही है प्रेगनेंसी। अगर सारा कुछ ठीक है तो फिर क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही है।